हर 4.5 मिनट में एक आदमी यहाँ पे सुसाइड कर रहा है। सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उससे। लेकिन ये बात 100% श्योर है और ट्रू है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि एक आदमी हमेशा रिश्ता बचाना चाहता है, कभी भी तोड़ना नहीं चाहता। एक बार हमारा तो भरोसा कर लेती ना। अरे हम प्यार करते थे तुमसे, तुमने 5 साल में एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। मेंस राइट क्यों, मतलब मेंस राइट की ऐसी क्या जरूरत है? अगर मैं 50% इस देश में 50% का मैं हिस्सेदार हूँ तो क्यों ना मेंस राइट हो। अगर एक पुरुष पीड़ित है, विक्टिम है घरेलू हिंसा का, उसके लिए कानून नहीं है। अगर एक आदमी के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस होता है, कोई कानून नहीं है। अपने खुद के फादर्स को बोलते हैं कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया बच्चे का। सारे कानून देखे जाएं तो हम लोगों के खिलाफ हैं। क्या पनिशमेंट दिया जाता है? अच्छा, फर्जी केस किया रेप का, 1 घंटे बाहर खड़े हो जाओ कोर्ट, ये पनिशमेंट है। दिस इज अ मॉकरी ऑफ लॉ। एलिमनी डिसाइड होती है कि हस्बैंड को अपनी 50% ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ती है जब तक हस्बैंड जीवित है। देयर इज नो सच लॉ। जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है इसमें अरेस्ट कर लिया जाता है, फैमिली को भी कर लिया जाता है, लड़के को भी कर लिया जाता है। तो इससे कैसे बचना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर नहीं तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट लाने के लिए। तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, और इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन आप हमारे स्पॉटिफाई चैनल पर सुन सकते हैं और वहां हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय द कुछ भी शो। सर वेलकम टू द कुछ भी शो। कैसे हैं आप? सर वेलकम टू द कुछ भी शो। थैंक यू विराट। सर थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो पे आए और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंस राइट पे आज आपने हमसे बात करने के लिए हमें समय दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू, वी आर डिलाइटेड टू। सर मेंस राइट पे बात करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा हमें एनजीओ के बारे में, जिसको आप सपोर्ट करते हैं या रन करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताएंगे तो। देखिए विराट, मेंस राइट्स मूवमेंट हमारे देश में 2005 से पहले से चल रहा है जी। 2005 में ज़्यादा सक्रिय हो गया था। तो हमारी जो एनजीओ है दिल्ली में, दैट इज़ कॉल्ड मेन वेलफेयर ट्रस्ट, और हम लोग वैसे अक्रॉस इंडिया अबाउट 40 एनजीओज़ का एक 40 नॉन प्रॉफिट एनजीओज़ का एक ग्रुप है अंडर सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट। और हम लोगों की एक इंडिया की सबसे बड़ी मेंस हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन फॉर मेन इन डिस्ट्रेस, जिसका नाम है SIF1 हेल्पलाइन, जिसका नंबर है 8882498498। वो हेल्पलाइन हम लोग चलाते हैं, जिस हेल्पलाइन पे हमें तकरीबन 3 से 4 हज़ार कॉल्स हर महीने आते हैं। और अलग अलग प्रॉब्लम्स लोग लेके हमें कॉल करते हैं और हम लोग उनको फ्री और सेल्फलेसली उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लीगल गाइडेंस देते हैं, साइकोलॉजिकल हीलिंग देते हैं। और हम चाह रहे हैं कि एक बैलेंस सोसाइटी हो, एक जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पर हर जेंडर के पास अपने राइट्स हों, उनकी ड्यूटीज़ हों, और एक ही हार्मोनियस तरीके से हमारी सोसाइटी आगे बढ़े। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेंस राइट क्यों, मतलब मेंस राइट की ऐसी क्या ज़रूरत है? मैंने बहुत सुना है कि वुमेन्स राइट की ज़रूरत है, बट वाई मेंस राइट? देखिए विराट, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर मैं 50% इस देश में 50% का मैं हिस्सेदार हूँ तो क्यों ना मेंस राइट हो। मेंस राइट इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें, इंडिपेंडेंस से जितने भी मेरे सुसाइड रेट हैं पुरुषों के, वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, जितने भी डिफ़िकल्ट टास्क एक पुरुष लेता है और जो प्रॉब्लम एक आदमी फेस कर रहा है सोसाइटी में, उसे पता ही नहीं है कि वो उसकी प्रॉब्लम है और उससे उसको क्या इम्पैक्ट हो रहा है इमोशनली, फिज़िकली। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो वो प्रॉब्लम है, जो सुसाइड रेट बढ़ रहा है, जो मर्डर्स बढ़ रहे हैं और जो डिसहार्मनी हो गई है सोसाइटी में, तो वो बहुत ज़रूरी है कि मेंस राइट का होना बहुत ज़रूरी है। और लोगों को पता रहना चाहिए कि पुरुष को क्या प्रॉब्लम है और पुरुष को जब प्रॉब्लम हो तो वो कहाँ जाए। इसलिए एक मेंस राइट मूवमेंट का होना बहुत ज़रूरी है इस देश में। इतने इशू हैं मेंस में? बहुत इशू है। अगर मैं अब आपसे आंकड़ों की बात करूं, हमारे देश में सन 2022 में NCRB का डेटा है जो कि कहता है 1.25 लाख पुरुष आत्महत्या करता है हर 4.5 लाख एक साल में 2022 का ये आंकड़ा है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डेटा है जो कि कलेक्शन करता है, जितने क्राइम्स इंडिया में होते हैं उसको नोट करके पब्लिश करता है डेटा। अगर मैं बात करूं महिलाओं का जो सुसाइड रेट है, वो पिछले 10 साल में जो हमने देखा है जो ट्रेंड, महिलाओं का जो
40 से 45 हज़ार के बीच में होवर कर रहा है पिछले 10 साल में, और जो आदमियों का जो सुसाइड रेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो उसकी तरफ कोई भी नज़र नहीं डाल रहा। इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा विराट, देखिए कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। अब हमारा जो संविधान है उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हर सिटीजन के लिए, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, कोई भी हो, कोई भी सिटीजन हो। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, मतलब चाहे आदमी हो चाहे पुरुष हो, उसको लॉज का इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। आर्टिकल 15 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बोलता है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ठीक है। आर्टिकल 21 बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी विद डिग्निटी की। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कानून कैसे बने हुए हैं, तो हमने देखते हैं कि अगर एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार है, अगर एक पुरुष पीड़ित है, विक्टिम है घरेलू हिंसा का, उसके लिए कानून नहीं है। अगर एक स्पाउसल क्रूअल्टी होती है पुरुष के ऊपर, कोई कानून नहीं है। अगर एक आदमी के ऊपर सेक्सुअल वायलेंस होता है, कोई कानून नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून बना पॉश का, अगर एक आदमी विक्टिम है तो कोई कानून नहीं है। तो जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो गारंटी करता है कि सबको इक्वली प्रोटेक्शन हो, और हमारे कानून जो हैं वो इक्वल प्रोटेक्शन नहीं देते, इससे हम देखते हैं कि एक बड़ा तबका जो कि पुरुषों का है वो ये सोचने लग गया है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं, हमारे को कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है मेंस राइट्स के लिए बात करना, क्योंकि हमारे जो सिटीजन्स हैं उन सबको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो कानून है वो उनको वंचित कर देते हैं उनके अधिकारों से। यहाँ पर एंट्री होती है मेंस राइट्स की, और इन्हीं मुद्दों पे हमारी जो मेंस राइट्स मूवमेंट है वो काम करती है। अगर हम किसी को समझाना चाहें कि मेंस राइट मूवमेंट क्या होता है एक लेमैन लैंग्वेज में, तो आप कैसे समझाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, स्पेशली आर्टिकल 14, 15 और 21, जिसको एक गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है। जब कानूनों की बात होती है, हमारे देश के कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है। जब हम दूसरे देशों के कानूनों पे जाते हैं तो वहाँ पे आदमी हो या औरत हो, कोई भी जेंडर हो, उनको समान अधिकार है एज फार एज लॉज आर कंसर्न। जो यहाँ पर कानून जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, तो एक बड़ा तबका जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो अपने अधिकारों से वंचित रह जाता है। इसके अलावा बहुत से दूसरे इश्यूज हैं जिनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया हमारे देश में। जैसे कि मैं बताऊं, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन, कोई इसके बारे में बात नहीं करता। आदमियों की जो सुसाइड है, मेल सुसाइड इतना राइज कर रही है, पूरे विश्व में इतनी मेल सुसाइड नहीं होती जितनी भारत में है। इंडिया इज द सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी दुख की बात है, इतने आदमी, मतलब हर 4.5 मिनट में एक आदमी यहाँ पे सुसाइड कर रहा है। तो उसके बाद होमलेस आदमी हैं, उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है। उसके बाद शेल्टर होम नहीं है आदमियों के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो मेंस की मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है, उसके ऊपर कोई प्रोग्राम स्पेसिफिकली नहीं होते, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं होते। जो प्रोस्टेट कैंसर इशू अवेयरनेस जिस तरीके से होना चाहिए, जितनी मौतें प्रोस्टेट कैंसर से होती हैं, उतना अवेयरनेस नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषों के मुद्दे हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि पुरुषों को एक वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाता। इसलिए ये बहुत सारे इग्नोर्ड इश्यूज हैं हमारे देश में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और आने वाला समय बताएगा कि इनको इग्नोर करने की वजह से हमारा समाज कितना पीछे चला जाए। सर, आप ये बताइए कि ये जो सारे इश्यूज़ हैं जो अभी हमें अमित जी ने बताए, वो कैसे हम एनजीओ में हैंडल करते हैं? कुछ एग्जांपल से अगर आप बता पाएँ तो। देखिए, अगर मैं एनजीओ की बात करूं, मेन वेलफेयर ट्रस्ट, हमारा ये जो एनजीओ है दिल्ली में स्थित है जी। तो दिल्ली में हमारी साप्ताहिक मीटिंग होती है। तो हमारे यहाँ पर जो एनजीओ में जितने भी विक्टिम्स और उनके फैमिलीज़, और बेसिकली जो एनआरआई इंडियंस हैं जो कि विदेश में रहते हैं, जिनके ऊपर केसेस हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स हमारे पास आते हैं। जो लोग इन मुद्दों से पीड़ित हैं, जो फर्स्ट जो हमारे पास आते हैं वो लोग होते हैं जो कि पीड़ित हैं इस लीगल टेररिज्म से, लीगल एक्सटॉर्शन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो लोग हमसे कैसे कनेक्ट होते हैं? थ्रू आर हेल्पलाइन नंबर जो अमित जी ने बताया, 8882498498, वो 24/7 हम लोग काम करते हैं। तो इस एनजीओ में जब कोई हमारे पास विक्टिम आता है, मतलब उस पर कोई भी कॉल कर सकता है, कभी भी कोई भी कॉल कर सकता है। 24/7 हमारे 10 IVR नंबर हैं, जिसमें हमने पैन इंडिया सारा कवर कर रखा है।
अराउंड सेल्फलेसली अराउंड 100 वॉलंटियर्स उस हेल्पलाइन नंबर पे हमारे एक्टिव रहते हैं। तो कितनी कॉल्स आती होंगी उसमें? अराउंड, जैसे अमित जी ने दिन बताया, दिन का अगर मैं बात करूं, महीने के 3 से 4 हज़ार होता है। जब कभी हमारा नंबर कभी किसी मीडिया में या वायरल हो जाता है किसी न्यूज़ आर्टिकल से या फिर किसी सोशल मीडिया रील से, तब हमारे पास, हमने देखा मैक्सिमम जो हमारे पास कॉल आई है, महीने की जो कॉल आई है 6,500 कॉल्स आई है। बहुत कॉल है। हाँ, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, चौंकाने वाली बात ये है कि ये जो विमेन हेल्पलाइन नंबर है 191 जो होता है, जो कि सरकार द्वारा प्रमाणित नंबर है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास कॉल्स आती हैं। और उस जगह पे 191 पे जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, उधर हमारे पीड़ित पुरुष लोग भी कॉल करते हैं और हम लोगों को ही रेफ़र किया जाता है कि आप इधर कॉल करें। तो सबसे पहले अगर कोई विक्टिम हमारे पास हमारी मीटिंग्स में आता है, तो वो सबसे पहले आता है बिल्कुल हेल्पलेस होता है, बिल्कुल उसके पास कोई होप नहीं होती है और उसके पास कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होता है जहाँ पे वो अपनी बात कह सके या कोई उसकी बात सुन सके। क्योंकि आदमी की जो पीड़ा होती है वो एक हास्य व्यंग बन गई है। अभी आपने सौरभ राजपूत का केस देखा, मेरठ वाला, वहाँ पर मर्डर करके उसको नीले ड्रम में डाल दिया, सीमेंट से बंद कर दिया उसकी वाइफ और उसके वाइफ के लवर ने। वो हास्य व्यंग बन गया रील्स पे, सोशल मीडिया पे। तो हम सबसे पहले जो विक्टिम आता है उसको हम सिर्फ सुनते हैं विदाउट जजिंग, बिकॉज हम लोग कोई जज नहीं करते, हमें किसी ने पावर नहीं दी है कि हम किसी को जज करें। हम सिर्फ उनको सुनते हैं ताकि जो भी उसके अंदर जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो सब निकल जाए। उसके बाद फिर हम उसको एसेस करते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसको क्या बता सकते हैं ताकि वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर हम लोग उसके साथ, अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा स्पेस भी देते हैं, सो दैट अ ब्रदरहुड, हमारा एनजीओ का कंसेप्ट है ब्रदरहुड। हम वहाँ पर ये दिखाते हैं कि अगर कोई मतलब देखिए, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर दो, प्रताड़ित कर दो, एक टाइम आता है कि वो थक हार के या तो आत्महत्या करेगा या फिर वो बदला लेगा। बदला इन द सेंस कि मार कटाई नहीं करेगा, या फिर वो अपने राइट्स के लिए लड़ेगा। तो हमको उसको एक राइट मार्ग दिखाना है, एक करेक्ट रास्ता दिखाना है कि ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट तुम्हारे लिए भी कुछ अधिकार हैं जो संविधान में दिए, जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। हम उसी को इस्तेमाल करेंगे और उसी से ही आपकी इंसाफ मिलेगा। देखिए, कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है, तो हमेशा उस पर फोकस रखना पड़ेगा। बट एज एनजीओ, जैसा कि आपको सौरभ ने बताया कि हम लोगों को जब विक्टिम्स कॉल करते हैं, उन विक्टिम्स के पेरेंट्स कॉल करते हैं, वो हमारे पास आते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल हीलिंग दी जाती है। उनको ये बताया जाता है कि अगर उनके ऊपर झूठे केस होने वाले हैं, उनको लग रहा है ऐसा कोई थ्रेट है, तो उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई झूठे केस कर दिए गए हैं, तो उनके एज अक्यूज्ड क्या राइट्स हैं, वो कोर्ट में जाएंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, किस तरीके से, इवन अगर उनके लॉयर्स उनके केसेस लड़ रहे हैं, तो उनको जो बेसिक प्रोसेस है कोर्ट का वो बताया जाए कि उनको एंग्जाइटी ना हो, बेल कैसे सिक्योर करनी है, बेल लेने का समय क्या है, अगर आप जाते हैं थाने में, आपको बुलाया जाता है, आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, चुप रहने का भी आपको एक अधिकार है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। सो राइट टू सेल्फ डिफेंस क्या है, आरटीआई को कैसे यूज करना है, ये सारी तमाम बातें हम उनको बताते हैं कि उनको थोड़ा सा प्रोसेस समझ में आए और वो अपनी एंग्जाइटी से बाहर निकले। क्योंकि बहुत से लोग जो हमारे पास आते हैं वो सुसाइडल होते हैं, वो डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, डिप्रेशन में जाने वाले होते हैं। तो और दूसरा हमारा एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर लोग आके नेटवर्किंग करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से लर्निंग्स लेते हैं, उन्होंने अपने केसेस में क्या अच्छा किया, क्या गलतियाँ करी, उनसे सीखते हैं। उसके अलावा हमारी और बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि कोई भी गलत कदम ना उठाए, कोई सुसाइड ना कर ले, या कोई इस तरह से लोग अपनी नौकरी छोड़ के एक क्लॉसेट में बंद हो जाते हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो उस चीज़ पे भी हम लोग काम करते हैं। तीसरा ये, हम लोग लगातार जो लॉ मेकर्स हैं उनसे मिलते हैं, उनको इस मुद्दे के बारे में बताते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से ये जो कानून का दुरुपयोग है ये हमारे सोसाइटी में एक कैंसर बन चुका है, खोखला कर रहा है हमारी सोसाइटी को, आत्महत्याएं हो रही हैं, स्पाउसल मर्डर्स हो रहे हैं। इस ज़मीनी रियलिटी के बारे में हम लोग अपने लॉ मेकर्स को बताते हैं और अपनी रिकमेंडेशंस जो भी हैं हम लोगों की वो उनको देते रहते हैं। हम उसके अलावा हम लोग
जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं। PILs में हम लोग काफ़ी लेते एक्टिव हैं और कई PILs और इंटरवेंशंस में हम लोग जब भी कोई इस तरह की PIL लगती है जहाँ पे हमें लगता है कि एक तरफा है या गलत है और गलत हमारी है। भी सुनवाई होनी चाहिए, या फिर एक बैलेंस तरीके से कानून बनाया जाना चाहिए, या फिर पुलिस अपना काम नहीं कर रही, या फिर कोई पर्टिकुलर जगह पर पुरुषों के अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पर हम कोर्ट में भी जाके, तो हम काफ़ी वाइड तरीके से इस पूरे इशू को एड्रेस कर रहे हैं। और विराट, इसमें एक चीज़ और जी, मैं जी, ऐड करना जी, चाहूँगा। जी, सौरभ जी। जिस तरीके से हम लोग NGO में काम करते हैं, अगर कोई नया कानून आ रहा होता है तो हम अपनी रिकमेंडेशंस भी देते हैं, जहाँ पे सरकार पूछते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग भागीदार हैं, बढ़ चढ़ अपने के भाग बढ़ लेते चढ़ के भागीदार करते हैं। अगर कोई कानून आ रहा है किसी जो कि पुरुषों के विरुद्ध है या फिर पुरुषों की उसमें एक तरफा रख के कानून बनाया जा रहा है, तो उधर भी हम लोग अपने रिकमेंडेशंस लॉ या मेकर्स को उनको देते वो हैं। वैल्यू नहीं दी जा रही है, या उनको लग रहा है कि कल को इसका मिसयूज भी हो सकता है। देखो विराट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग आज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरे को आज ही उससे फ़ायदा बिल्कुल होगा। ठीक बात है। कभी ना कभी किसी ना किसी को फ़ायदा ज़रूर होगा, ये हम जानते हैं। हमारे देश में जब कानून बनाए जाते हैं तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उनसे रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं, ठीक है। जब जेंडर से रिलेटेड कोई भी कानून बनाए गए तो उनसे रिकमेंडेशन लिया जाता है कि आप बताइए कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। लेकिन कानून पूरे समाज के लिए बनाए जाते हैं, समाज में पुरुष भी हैं, तो पुरुषों की तरफ से कोई रिकमेंडेशंस देने वाली कोई ऐसी बॉडी ही नहीं है। तो हम लोग अपनी तरफ से उनको रिकमेंडेशन देते हैं कि ये जो कानून बनाए जाएं, इसमें ये ना हो कि आप एक सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए दूसरे सेक्शन के जो राइट्स हैं उनको आप उनसे छीन लें। तो इस तरह की रिकमेंडेशंस हम गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं। नहीं सर, यकीनन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 1857 में जब आज़ादी का युद्ध हुआ था तो आज़ादी मिली तो नहीं थी, मिली तो 90 साल बाद थी। तो मुझे लग रहा है आप भी वैसे ही काम कर रहे हैं, आज मिले या कल, लेकिन मिलेगा ज़रूर। बिल्कुल, ये आई थिंक ये वन ऑफ द टफेस्ट फाइट है और आज के समय में मैं ये कहूँगा एक तरह से जेंडर वॉर चल रहा है। एवरीथिंग इज अबाउट मैन वर्सेस वुमन, जबकि मैन एंड वुमन होना चाहिए और एक साथ कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन एवरीथिंग, अगर आप वर्क प्लेस पे चले जाइए, फैमिलीज में देख लीजिए, इट हैज बिकम मैन वर्सेस वुमन, विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन फॉर अ सोसाइटी। बट ये एक रियलिटी है सोसाइटी की और उसको हम लोग फेस करेंगे आने वाले समय में भी। सर आगे आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि लॉ का मिसयूज भी होता है। जैसे अगर हम बात करें सेक्शन 498 IPC की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे मिसयूज होता है। विराट, सेक्शन 498A ऑफ द IPC, जिसको दहेज निरोधी कानून भी कहा जाता है, अब ये BNS कानून आ गए हैं, तो BNS में सेक्शन 85 और 86 में है। ये कानून जो है वन ऑफ द मोस्ट ब्लेटेंटली मिसयूज्ड लॉ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट अपनी कई लैंडमार्क जजमेंट्स में बोल चुका है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 498 IPC का मिसयूज जो है वो लीगल टेररिज्म है। उसके बाद तमाम तरह की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई। 2014 में जुलाई में जजमेंट आया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद 2017 में राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत लेवल पे अभी रिसेंट जजमेंट्स भी आई थी जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये कानूनों का बदलाव किया गया, BNS के कानून लाए गए, तो एक ये अपॉर्चुनिटी थी जहां पर आप इन चीजों को ठीक कर सकें। लेकिन इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, कोर्ट ने बोला। तो 498A जो कि अब BNS 85-86 है, ब्लेटेंटली मिसयूज कानून है। कैसे मिसयूज कानून है? देखिए, जब मैरिजेस ऐसे मोड़ पे आ जाती हैं जहां पर एक हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रह सकते, मैं अभी वजह पे नहीं जाऊंगा, कोई भी रीजन हो, कोई भी वाद विवाद हो घर में, किसी तरीके से वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि जो भी घरेलू विवाद होते थे, घर में जाके बैठ के लोग उसको सुलझाया करते थे। आज ये जितने भी वाद विवाद हैं ये चले जाते हैं महिला थाने में, और महिला थाने से चले जाते हैं जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, और वहां पर ये एक 498A मतलब दहेज उत्पीड़न का रूप ले लेते हैं। जो भी चीजें, जो भी मैरिज में गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए थे, चाहे वो वॉलंटरीली हुए हों, हर शादी में इंडिया में देखा गया है कि वॉलंटरीली गिफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, वो ये कहा जाता है कि इसकी डिमांड की गई, इसकी डिमांड के लिए प्रताड़ना की गई, मेंटल क्रूल्टी की गई। तो बेसिकली एक टूल ऑफ वेंजेंस बन चुका है, और हस्बैंड को ही नहीं, हस्बैंड की सिस्टर हो गई, मदर हो गई, फादर हो गई, भाई हो गया, उन सबको, रिश्तेदारों को रोप इन कर लिया जाता है, और उसके बाद उनको ये डर रहता है कि उनका अरेस्ट हो जाएगा। और होता ये है कि कुछ समय ये केसेस चलते हैं, इसके साथ दूसरे केसेस भी फाइल कर दिए जाते हैं,
और अल्टीमेटली ये होता है कि भाई शादी तो फेल हो गई, अब ज्यादा से ज्यादा पैसा इसमें से अगवाई की जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली फेल्ड मैरिज से पैसा निकलवाने की कोशिश भी इसके जरिए की जाती है, और बाहर कोर्ट के बाहर कहा जाता है कि आप जो भी जिसकी कैपेसिटी है, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 50 लाख, किसी को 25 लाख, आप पैसा दीजिए तो हम ये केस खत्म कर देंगे और ये मामला सेटल कर देंगे यहाँ पर। तो बेसिकली जितनी भी किसी की पेइंग कैपेसिटी उससे कहीं गुना बढ़ चढ़ के उनको ये डरा के कि आपको अरेस्ट हो जाएगा, आपकी बदनामी होगी। और देखिए आज के समय में जो भी शरीफ आदमी है, कोई भी ट्रेन नहीं होता कि कोर्ट में जाके क्या होगा, पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो क्या होगा। हर किसी को बदनामी का डर होता है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सब चीज़ें मीडिया ट्रायल शुरू हो जाते हैं, तो बहुत लोग दे गिवन टू ऑल दीज प्रेशर्स और पैसा देके फिर ये केसेस सेटल हो जाते हैं। और हमने देखा है कि इस तरह से फिर क्या है कि बहुत से केसेस हमने देखे जहां पर लड़कियों ने 3-3, 4-4, 5-5 शादियां करी, एक हस्बैंड से पैसा लिया, डिवोर्स ले लिया, फिर दोबारा शादी कर ली, दूसरे से पैसा लिया, डिवोर्स कर लिया। कुछ साल पहले हमने देखा था एक महिला ने 11 शादियां करके 26 करोड़ रुपया बनाया था इसी तरीके से। सो ये एक टूल ऑफ एक्सटॉर्शन बन चुका है 498A, और इसमें बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि हम काफी समय से मांग रहे हैं। और 498A एक कानून है। आप देखिए रेप लॉज में जो बदलाव किए गए 2013 में, रेप लॉज की जो डेफिनेशन थी उसको बहुत वाइड कर दिया गया। मैं रेप लॉ के कानून के दुरुपयोग की बात कर रहा हूँ, जो कि हम पहले 376 होता था, अब सेक्शन 63, 64 है। सो उसमें बदलाव किए गए। अब रेप वो रेप नहीं है जैसे आप हिंदी फिल्मों में देखते थे, उसकी डेफिनेशन को बहुत वाइड कर दिया गया है। कोई भी घटना बता के उसके 10 साल 20 साल के बाद भी एलिगेशन लगाए जा सकते हैं कि 10 साल पहले ये हुआ था। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई मेडिकल जांच की जाए। आप जो विक्टिम है वो एलिजिड विक्टिम, वो मना कर सकते हैं कि मेडिकल जांच नहीं होगी। तो उसको इतना लूजली ड्राफ्ट किया गया है कि उसके बहुत चांसेस बन जाते हैं झूठा केस करने। और आज हम देख रहे हैं कि धड़ल्ले से जो रेप कानून है, झूठे रेप के केसेस फाइल हो रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो, घरेलू विवाद हो, इवन मैट्रिमोनियल इश्यूज में। जब अरनेश कुमार का जजमेंट आया उसके बाद अरेस्ट थोड़े कम हो गए, तो ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड का जो ब्रदर है, फादर है, जो मेल मेंबर्स ऑफ हस्बैंड फैमिली हैं, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। और यूपी में बहुत देखा गया है कि ऐसे गैंग्स हैं जो प्रॉपर्टी की अगुवाई करने के लिए रेप का केसेस लगवा रहे हैं। तो रेप के कानून का जो है दुरुपयोग चरम सीमा पे है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज कह के बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं 4-4, 5-5, 6-6 साल, उसके बाद किसी तरीके से वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा, तो बदला लेने की मंशा से, वेंजेंस की मंशा से जाके कोर्ट में बोल दिया गया कि मेरा कंसेंट इसलिए दिया गया था बिकॉज प्रॉमिस ऑफ मैरिज था। और हमने इतने केसेस देखे हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इतने केसेस देखे हैं जहां पर इनफैक्ट कन्विक्शंस भी हुए हैं। हालांकि कोर्ट्स ने बोला है कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज नॉट अमाउंट टू रेप, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं भी हुआ और जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, करियर बर्बाद हुए हैं, लोगों की फैमिलीज बर्बाद हुई हैं। और अब ये कानून सेक्शन 69 ऑफ BNS के पैकेज में नया आया है, जो ये कहता है कि अगर कोई भी महिला जाके बोलती है कि कंसेंट मैंने दिया था ये सोचकर कि प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, या फिर बॉस को कंसेंट दिया कि प्रॉमिस ऑफ जॉब है, प्रॉमिस ऑफ प्रमोशन है, तो उसको कंसेंट ना मान के 10 साल की सजा है। तो ये ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि एक तरफा है, जहां पर बिल्कुल ही एक पक्ष को बिल्कुल ही नकार दिया गया है कि उनके राइट्स का क्या होगा, कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे कि एक इनोसेंट को फंसाया ना जाए। इसमें कोई भी चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है कि भाई अगर झूठा केस पाया गया तो कोई कड़ी सजा दी हो। और जब हम कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं देते, जब हम कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं डालते किसी कानून में उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, तो लाजमी है उन कानूनों का दुरुपयोग होगा। और आज इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं कितनी रील्स देखता हूँ, उसमें लिखा होता है कि अब तो एक, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा किसी लेडी के लिए या महिला के लिए, बट कुछ लोगों ने इसे धंधा बना लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे आपने वो बताई कि 11 शादी से 26 करोड़, तो पढ़ने की क्या जरूरत है या कोई स्किल लेने की क्या जरूरत है? गुड़गांव में केसेस हैं जहां पर एक महिला ने अलग अलग 6-6, 7-7 पुरुषों के ऊपर सिमिलर तरह के एलिगेशंस लगा रखे हैं अलग अलग पुलिस स्टेशंस में। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी सामने आए हैं जहां पर एक ही महिला ने अलग अलग जगह पर अलग अलग पुरुषों पे, और कोई इन्वेस्टिगेशन होती नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का क्या लेवल है, और उनको फिर
अरेस्ट, क्योंकि ये जो सेक्शन है इसमें जो सजा है 7 साल से ऊपर है। इसमें जो सीआरपीसी की जो 40 गाइडलाइंस हैं, जो अरनेश कुमार की गाइडलाइंस है, वो लागू नहीं होती। इसमें डायरेक्ट अरेस्ट हो जाता है। तो जो भी पुरुष है उसको ये डर रहता है कि अरेस्ट हो जाएगा, फिर वो अरेस्ट के डर से या तो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं और या फिर फर्जी तौर से अरेस्ट होके जेलों में बैठे हुए हैं। और मतलब ये जो है हमारे देश का जो युवा है उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। वो युवा जो हमारे देश की प्रगति में हिस्सा लेता, वो युवा जो हमारे देश की जीडीपी में हिस्सा लेता, आज झूठे केसेस से डर के या झूठे केसेस से जूझ रहा है और जेलों में बैठा हुआ। अगर विराट, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि मिसयूज़, आपने अभी देखा होगा अतुल सुभाष जो कि दिसंबर में 2024 में जिन्होंने अपना 82 मिनट्स का वीडियो और 50 पेजेस का जो अपना मेरी रूह कांप जाती है ऐसे केस देख। बहुत, मतलब हम सब की। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिस यूज़ ऑफ लॉ। उसको इतनी प्रताड़नाएं हुई, उसको बैंगलोर से बिहार जाना पड़ता था केसेस के लिए, कोई सुनवाई नहीं होती थी, वो हर डेट पे जाता था और वो वापस आ जाता था क्योंकि कुछ नहीं होता था। बिकॉज जैसे अमित जी ने बताया, ये जो लॉज हैं इतने ब्लेटेंटली मिसयूज़ हो रहे हैं। वेंजेंस का एक तरीका है अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने का और फेल्ड मैरिज बचाने का। तो इस वाले केसेस को यूज़ करके मोटा पैसा अगवाई कर लेते हैं। और जो एक मिडिल क्लास है और जो एक पुरुष है, सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी। तो लोग यही सोचते हैं कि यार मेरा नाम खराब हो जाएगा समाज में, हम पैसा देके ख़त्म करते हैं। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, अतुल सुभाष जैसे। फिर इन सब मिसयूज़ जो हो रहा है, अगर हम लोग कानून के अंदर कुछ ऐसा करते जहाँ पे इसको रोक सकते, कैसे रोक सकते थे, एक डेटरेंट होना चाहिए था लॉज के अंदर। अगर मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करूं मोटर व्हीकल एक्ट्स की, मोटर व्हीकल एक्ट्स हमने क्यों अमेंड किया, सरकार ने क्यों अमेंड किया, पेनल्टी क्लॉज इतने ज़्यादा क्यों लगाए और पनिशमेंट का क्लॉज इतना ज़्यादा क्यों कर दिया, ताकि लोगों में डर रहे। ये कहा जाता है कि इतने कठोर से कठोर कानून बनाओ कि लोग बाग डरे करने के लिए। क्यों नहीं, जब मिसयूज़ इतना बढ़ रहा है, इतना स्तर पे बढ़ रहा है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय बोल रही है कि इसका भरपूर और सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ ऑफ 498 लीगल टेररिज्म बन गया है, रेप के कानून का मिसयूज़ हो रहा है। और आज की डेट में हमने अपने एनजीओ में ये भी देखा है कि जो हस्बैंड वाइफ के अंदर केसेस जो होते हैं, उसके अंदर जो वाइफ है यानी मदर जो है बच्चे की, वो एक पॉक्सो केस लगा देती है अपने खुद के हस्बैंड यानी कि फादर पे, ताकि वो जेल में चले जाए। पॉक्सो में बेल नहीं मिलती है, 1 साल तक तो बेल मिलती नहीं है, जो हमने देखा है। अपने खुद के फादर्स को बोलते हैं कि इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया बच्चे का। शब्द नहीं है मेरे पास इस बात को, मतलब मैं कैसे। अब आप ये देखिए कि एक फादर को ये सुनना, उस पर क्या बीतती होगी। ऑब्वियसली, मतलब मैं एक वाक्य बताना चाहूँगा। मेरे पास एक हेल्पलाइन से कॉल आया, एक फादर जेल से निकले और वो पैरोल पे निकले थे। उन्होंने कॉल किया सीधा जेल से, तिहाड़ से बाहर निकल के मेरे को कॉल किया। मैंने ही कॉल उठाया था। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे ऊपर पॉक्सो लगा है और मैं पैरोल पे बाहर निकला, मुझे आप लोगों से मिलना है। और मेरी बेटी ने लगाया, मतलब बेटी ने बेटी की मदर ने लगाया है कि मैंने ही अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है। मतलब समाज इस तरीके से हो गया है, इतना गिर चुके हैं लोग, हम इतना गिर चुके हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। उनको पता है कि अगर हम झूठे केसेस करेंगे हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जो भी होगा, क्योंकि वो सारे कानून देखे जाएं तो हम लोगों के खिलाफ ही, मेंस के खिलाफ ही। अगर मैं बात करूं लॉज की और पनिशमेंट की, क्या पनिशमेंट दिया जाता है? अच्छा, फर्जी केस किया रेप का, 1 घंटे बाहर खड़े हो जाओ कोर्ट के, ये पनिशमेंट है। दिस इज अ मॉकरी ऑफ लॉ। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ समय पहले मुझे एक लेडी कॉल करती थी, उनके हस्बैंड जो थे वो जेल में थे 7-8 महीने से हरियाणा में। हुआ ये था कि जो हस्बैंड है उनका जैसे कोई पहले कोई रिलेशन रहा होगा, जैसे कॉलेज में और इस तरीके से। तो अब वो जो लड़की थी, किसी तरीके से वो जो रिलेशन था वो शादी तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वी आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ईच अदर, और एमिकेबली अब वो जो लड़की थी वो इसको वॉच कर रही थी। इसकी एक अभी रिसेंटली शादी हुई, जो लड़की कनाडा से थी और इसको कनाडा मूव करना था। तो उसके दिमाग में उसको ये आया कि भाई ही इज़ मूविंग ऑन, और उसको क्या अंदर से ये हुआ, उसने शादी के 8 दिन के बाद इसके ऊपर प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, रेप का केस लगा दिया।
शादी के 8 दिन के बाद पुलिस आती है, इस आदमी को अरेस्ट करके जेल में ले जाती है। जेल में ये 2-3 बार सुसाइड का अटेम्प्ट कर चुका है और उसकी वाइफ जो है वो हमें बार बार कॉल कर रही है कि भाई मेरी शादी को 8 दिन हुए थे, मुझे मालूम है मेरे हस्बैंड की कोई इसमें गलती नहीं है, लेकिन मैं उसको किस तरीके से मैं सीएम के पास जा चुकी हूँ, मैं जगह जगह ठोकरें खा चुकी हूँ, मेरा हस्बैंड जो है वो जेल में पड़ा हुआ है 8 महीने से और वो अंदर ही कहीं मर ना जाए और वैसे ही बहुत सुसाइडल हो चुका है और किसी तरह से इसको। तो इस तरह से हमारे पास तमाम केसेस आते हैं जहाँ पर पेरेंट्स आते हैं कि भाई मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया और वो जेल में है और किसी तरीके से उसकी हेल्प कर दी जाए। इनोसेंट आदमी जेल में बैठा हुआ है और उनकी कोई सुनवाई नहीं। सर ये जो IPC 354 है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर अगर मैं बात करूं IPC 354, ये वो कानून है जो कि बात करता है महिलाओं की मॉडेस्टी की। इफ़ अ पर्सन ट्राइज टू मोलेस्टेशन, बेसिकली मोलेस्टेशन छेड़छाड़, जो अगर मैं हिंदी में बात करूं, इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन छेड़छाड़ आ जाता है, तो इस कानून का भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। अगर मैं बात करूं उन कानूनों की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CRPC 41A, जो कि एक गाइडलाइंस दी गई थी अरनेश कुमार के जजमेंट में, दोबारा दोहराया था बेसिकली कि जो 7 साल और 7 साल से कम के अपराध हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैट्रिमोनियल, जितने भी अपराध 7 साल और 7 साल से कम होंगे उसमें CRPC 41A का पालन होगा। यानी कि अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है, और अरेस्ट जब मैंडेटरी है अगर आपको लगता है कि जो एक्यूज्ड है या जो विक्टिम है उसको हानि पहुंच सकती है या एक्यूज भाग सकता है, तो वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले थे लॉ के अंदर। बट जब देखा गया 354 यानी कि इंसल्टिंग छेड़छाड़, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पुलिस धरपकड़ कर लेती है, इमीडिएटली अरेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये माना जाता है ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो अगर जो महिला ने कहा है वो सच कहा है और सीधा पुलिस उठा लेती है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा आपका लीगल एक्सटॉर्शन और मनी एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है। केसेस को वापस करने में हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, स्कूटी पे महिला जा रही है और किसी कारणवश टकराई भी नहीं और गिर गई, आपस में लड़ाई हुई लड़का और लड़की की, दैट रोड रेज बिकेम अ मोलेस्टेशन कंप्लेंट एंड द गाय, मतलब जो लड़के थे उन लोगों को कोर्ट के अंदर सीधा पुलिस ले गई, कोई बेल नहीं मिली, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और सीधा आपको डासना जेल भेज दिया यूपी में। सिर्फ एक कहा सुनी और सिर्फ एक नॉर्मल छोटा सा लग जाती है गाड़ी चलाते लग जाती है, तो उसको ऐसा ट्रीट किया, अ स्मॉल रेज, रोड रेज कन्वर्टेड इनटू अ मोलेस्टेशन केस। सर ये पॉश में भी बहुत अब्यूज़ हो रहा है, मैंने सुना है, पॉश लॉ जो है, ये कैसे? देखिए, जो पॉश का जो कानून बना गया था 2013 में, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो कानून था वो पास हुआ था। जब ये कानून बनाया जा रहा था तब भी पार्लियामेंट्री कमेटी में कुछ एनजीओज़ के, हमारे एनजीओज़ के लोग गए थे और उनको कहा था कि इस कानून को पहले तो जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, क्योंकि जितने भी वर्क प्लेसेस हैं आज भी सच्चाई ये है कि उसमें जो मेजॉरिटी है वो पुरुष काम कर रहे हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारी जगहों पे महिलाएं जो हैं वो ऊपर के लेवल पे हैं और उनके सबॉर्डिनेट्स हैं जो वो आदमी हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि ऐसी स्पेसेस में सेक्सुअल हरासमेंट किसी का भी हो सकता है, एक पुरुष का भी हो सकता है, एक महिला का भी हो सकता है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया ये जेंडर स्पेसिफिक बनाया गया, मतलब यहाँ पर अगर एक पुरुष का अगर यौन उत्पीड़न होता है वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके का, क्योंकि जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है वो बहुत ही वाइड डेफिनेशन है उसकी, मतलब कोई भी चीज़ को ये कह के कि इसके अंदर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स थे कह के इसको सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनाया जा सकता है। तो अब आज की जो स्थिति वो ये है कि वर्क प्लेसेस पे, ऑफिसेज में कोई भी कभी कभी देखा गया बॉस से कोई कहासुनी हो गई, या फिर किसी ने आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ कह दिया, या फिर आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपकी प्रमोशन नहीं हुई, अप्रेजल्स नहीं हुए, बहुत से इश्यूज होते हैं एक वर्क प्लेस पे, कॉर्पोरेट्स में। और बहुत से केसेस में ये देखा जा रहा है कि इन इश्यूज के बीच में आ जाता है एक झूठा पॉश का केस, ठीक है, कि एक स्टेटमेंट दे के केस लगा दिया जाता है सेक्सुअल हरासमेंट का, और एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उसको बिठा दिया जाता है। अब इसमें प्रोविजन ये है कि अगर महिला ऑफिस आना बंद भी कर दे तब भी उनको सैलरी मिलती रहेगी। बहुत से इस तरह के जो जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसको बार किया जा सकता है ऑफिस में जाने से। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, स्वरूप राज का केस था, एक स्वरूप राज थे
जेन पैक में एवीपी थे, उनको 12 साल नौकरी करने के बाद एक दिन सडनली उनको ऑफिस में एंटर नहीं करने दिया गया। उनको बोला अपना लैपटॉप दे दो। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई? 2 लड़कियों ने आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाया। वो इतना शॉक हो गया बंदा, और उसकी वाइफ सेम ऑफिस में काम करती है, हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग इन द सेम ऑफिस, और ये कुछ इश्यूज थे वही अप्रेजल से रिलेटेड और इस तरीके से, जिसके वजह से ये बंदा घर जाता है, अपने आप को कमरे में बंद कर देता है। शाम को वाइफ जाती है, नॉक करती है, दरवाज़ा नहीं खुलता, दरवाज़ा खोलते हैं तो ही इज़ हैंगिंग देयर। उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो ये स्टिग्मा नहीं ले पाया, वो उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। उसको किसी ने ये नहीं बोला कि आके अपनी एक्सप्लेनेशन दे दो। और आज भी उसके जो फादर हैं स्वरूप राज के, हमारी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, आज भी वो उस दिन को याद करते हैं और वो मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, मेंस राइट्स के साथ, कि कानून का ऐसा दुरुपयोग जहां पर आदमी की सुनवाई नहीं है कि वो जाके अपना पक्ष भी रख पाए। सही बात है। और 12 साल काम करने के बाद उसको गेट के अंदर नहीं घुसने दिया गया। ही वेंट देयर, और कई लोग इतना स्ट्रांग नहीं होते मेंटली, उसको लगा कि कितना स्टिग्मैटिक होगा, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, उसने जाके कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने इस तरह से सुसाइड कर लिया। तो हमें देखना पड़ेगा कि जब कानून बनते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाए कि भाई अगर एक इनोसेंट आदमी को फंसाया जा रहा है, उसके क्या डेटरेंट्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आज अगर महिला को हमारे साथ चलना है तो पुरुष को भी तो साथ ही चलना है। अगर हम साथ नहीं चलेंगे तो कैसे चीज़ें समान हो पाएंगी। एक को हम बढ़ाएंगे, दूसरे को घटाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आके कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होंगी। जो आपने मुझे अभी वो बताया डेटा 1 सवा लाख का, ये कोई मतलब ये डेटा तो सुन के मैं खुद हैरान हूँ। विराट, वर्क प्लेसेस बहुत आजकल टॉक्सिक हो गए हैं। हमने खुद देखा, हमारे पास लोग आते हैं जो सीनियर पोजीशंस पे, वो कहते हैं कि हम कैमरे के बिना कहीं बात नहीं करते, हम कैमरे के बिना इंटरव्यूज नहीं लेते। हम अगर किसी महिला से बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई और भी वहाँ पे 1-2 लोग हो या महिला हो। हम मतलब वो इतने डरे हुए हैं कि अगर एक एलिगेशन लग गया तो हमारा पूरा करियर खत्म हो जाएगा, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखिए वर्क प्लेसेस कितना प्रॉस्पेर करेंगे, कंपनीज कितना प्रॉस्पेर करेंगी जहां पर इस तरह का डर का माहौल होगा। इट इज नॉट गुड फॉर एनी जेंडर, इट इज नॉट हेल्दी फॉर इवन वुमन। अच्छा, जब ये कानून आ रहे थे पॉश से रिलेटेड और सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसने अपना इंश्योरेंस का जो प्लान था ना फॉर दीज केसेस बढ़ा दिया था। अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनको पता था कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, मीडिया में नाम उछलेगा, कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, तो इसलिए काफ़ी सारी कंपनियों ने अपना जो इंश्योरेंस का बजट था वो ज़्यादा बढ़ा दिया था। अगर मैं बात करूं कि आइडेंटिटी, जैसे अमित जी ने बताया कि अगर महिला चाहे ऑफिस आए या ना आए उसको सैलरी पूरी मिलेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जिस तरीके से अगर जो कंप्लेनेंट है, अगर आप उसकी आइडेंटिटी छुपा रहे हो तो आपको एक्यूज्ड की भी छुपानी पकड़ेगी। बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या बोलता है कि एन इनोसेंट इज अ विक्टिम, अभी एन अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। भाई आप भी तो सिर्फ वो एक्यूज्ड है, गुनहगार साबित नहीं हुआ। और गुनहगार साबित कब होगा? जब कोर्ट उसका फैसला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी। अब जैसे मैं बात करूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 498 देख लो, 376 देख लो, हमारे सरकार में सेक्सुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट है। कैन यू बिलीव? मतलब दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन लॉज, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। आदमियों की प्रोफाइल विद फोटोज और उनका पूरा परिवार का नाम, फादर्स नेम, पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है। इवन नोबडी नोज कि वो मे बी 10-15 साल के बाद एक्यूज्ड एक्विटल हो गए हों, बट फिर भी उनका लिस्ट में नाम है एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, एज अ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। 498 के जैसी केस होता है जो अब छोटे शहर की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे न्यूज़ में दहेज लोभी भेड़िया ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है, न्यूज़पेपर में फ़ोटो लगा दी जाती है पूरे परिवार की। दिस इज, और बाद में पता लगता है झूठा केस था। अभी यूपी में जो केस था गैंग रेप की जो बात कर रहे थे, जिसमें एक महिला ने बोला था कि 20 लोगों ने शायद गैंग रेप किया था जिसके अगेंस्ट था। अभी SIT रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये बोला गया था इट वाज अ फॉल्स केस, झूठा केस था। सही बात है। ऐसी महिलाओं के ऊपर अगर हम केसेस, उनके ऊपर उल्टे केस नहीं करेंगे, उन्हें सजा नहीं देंगे, तो ये केस बढ़ते रहेंगे। कैसे होगा इसका मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू सर्वाइव इस टाइप के लॉ के हिसाब से। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहता हूँ, बट मैं खुद शौक में हूँ मतलब ये बात सुन के। हमारे पास विराट लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम
या तो इस देश में रहना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं कि हम कब तक प्रोटेक्टेड हैं, कब हम जा रहे होंगे मेट्रो में या किसी राम पार्किंग में भरोसे है लड़ाई मतलब। होगी, पार्किंग में कोई बात होगी और हमारे पर फॉल्स केस हो जाएगा और हम जेल में पड़े होंगे। इतने करियर बर्बाद होते हुए देखे हैं, इतने हमने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं और हमारे पास यंग लोग आ रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट, कहते हैं वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, वी विल नॉट गेट मैरिड बिकॉज मैरिज हैज़ बिकम अ वेरी रिस्की अफेयर फॉर मैन इन इंडिया, जिस तरीके से कानून आए जा रहे हैं। दूसरा, लोग कह रहे हैं हम अपने बच्चों को तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, हम चाहेंगे हमारे बच्चे इंडिया छोड़ के चले जाएं। बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ से, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं इंडिया को, इन्हीं वजहों से, इन्हीं चीज़ों की वजह से जो कि आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं। शायद इसको आज की डेट में कोई इतना रियलाइज़ ना करे, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि अगर हमने इस पे काम नहीं किया आज की सरकारों ने, तो इसका हमें बहुत मतलब ये चीज़ें हमें बहुत महंगी पड़ेंगी आने वाले समय में, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। सर ये बताइए कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है इसमें अरेस्ट कर लिया जाता है, फैमिली को भी कर लिया जाता है, लड़के को भी कर लिया जाता है, तो इससे कैसे बचना चाहिए एकदम से? देखिए, अगर मैं अरेस्ट की बात करूं, एक जजमेंट आया था अरनेश कुमार हाँ जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हाँ जी, बहुत ही हाँ जी। बड़ा लैंडमार्क, स्टेट ऑफ बिहार, हाँ, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार 2014 जुलाई में 2014 जजमेंट आया था। जी जी। तो मैं इधर ये भी बताना चाहूँगा, अरनेश कुमार हमारी एनजीओ से एक टेलीकॉलर हुआ करते थे कभी, ऐसा विक्टिम उन्होंने कॉल किया था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। वो सेशन कोर्ट गए बिहार में, उनको बेल नहीं मिली, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट गए, उनको बेल नहीं मिली, तो उन्होंने एसएलपी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, ये डिमांड करते हुए कि भाई मेरे माँ बाप को बेल क्यों नहीं मिल रही है। उन्होंने ऐसा क्या किया, वो मेरे साथ रहते नहीं थे, हस्बैंड वाइफ के साथ, कि उनकी गलती क्या है। विद दैट पेन कि उसके माँ बाप को बुढ़ापे में ये सब सफ़र करना पड़ रहा है, ही वेंट फॉर एसएलपी इन सुप्रीम कोर्ट। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने इस CRPC 41A जो कि गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट है बताया, और इसमें ये बताया कि भाई आपको किन किन सिचुएशन में अरेस्ट नहीं करना, बिकॉज ये कहा जाता है अरेस्ट से क्या होता है, एक बार अरेस्ट हो गया आदमी, उसकी रेपुटेशन और पूरे जीवन में एक ना स्कार आ जाता है, उसका लिस्ट में नाम आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब में भी दिक्कत हो सकती है, जो एस्पायरिंग गवर्नमेंट जॉब के लिए एस्पायरेंट है, नए लड़के लोग जो हैं। और आजकल तो देखा गया है रेफ चेक, प्राइवेट कंपनीज में भी रेफ चेक होता है, तो सबसे कॉमन सवाल जो होता है कि आप कभी अरेस्ट हुए हो, तो उसकी वजह से रेपरकशंस तो होते हैं। मानिए किसी को कोई मतलब नहीं है वेदर इट वाज अ प्री अरेस्ट FIR हुई थी, तो उसके अंदर ये गाइडलाइंस दी है कि आपको अरेस्ट कब नहीं करना, जैसे 7 साल और 7 साल से कम के अपराध में पुलिस को अधिकार नहीं है आपको अरेस्ट करने का, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करोगे, अगर कोई ऐसा टैंजिबल इंजरी नहीं है विक्टिम के ऊपर, या फिर विक्टिम को आप हानि पहुंचा सकते हो या टैंपर कर सकते हो एविडेंस को, अगर आप सहयोग करोगे इन्वेस्टिगेशन में, आपको अरेस्ट की संभावना बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरेस्ट नहीं हो रहे, हाँ 2014 से पहले अगर किसी के ऊपर केस होते थे तो ये देखा गया है पूरी फिल्म के स्टाइल में, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में, फ्राइडे नाइट को अरेस्ट होते थे, आपको एक ही जगह छापे पड़ते थे, चाहे वो बिहार हो, पटना हो, महाराष्ट्र हो, पूरा परिवार एक साथ अंदर हो जाता है। फ्राइडे नाइट क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे आपके कोर्ट्स बंद होते हैं, आपको बेल नहीं मिलेगी और आप 3 दिन जेल में रहोगे और आप इतना परेशान हो जाओगे, जो भी अब जेल में आपका पूरा परिवार है, आपको वकील कोई मिल नहीं पाएगा, आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, जो पुलिस वाला है वही आपको वकील बताएगा, उसी को आपको रेफर करना पड़ेगा। तो दिस वाज अ ट्रेंड, और एक तरह से ना ये धंधा बन चुका था, तो बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ। उसमें जजमेंट में भी बहुत स्पेसिफिकली बोला है, आंकड़े बताए हैं कितने अरेस्ट हुए थे 2014 से पहले, पिछले 10 साल में कितने अरेस्ट हुए, कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष थे उस अरेस्ट में। तो ये सब गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई विक्टिम जिसके ऊपर 498 या फिर 7 साल से कम अपराध वाले केसेस रजिस्टर हो जाते हैं, तो उसको अपने राइट्स इंपॉर्टेंट है, जो हम एक NGO में बताते हैं विक्टिम्स को जो हमारे पास आते हैं कि CRPC 41A का पालन होना चाहिए। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आज तक पालन नहीं हो रहा है, अगर किसी को अरेस्ट करना है पुलिस को, तो उसको विदिन 2 वीक्स राइटिंग में अपने मजिस्ट्रेट को, अपने एरिया के मजिस्ट्रेट को बताना पड़ता है कि क्यों नेसेसरी है इसका अरेस्ट। रीजन फॉर अरेस्ट बहुत मेंशन है, विदिन 2 वीक्स। ठीक है, अगर वो नहीं देता है तो आप उसके अगेंस्ट, अगर मान लीजिए उसका पालन नहीं करता CRPC 41A का, तो पुलिस के ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन भी हो सकता है और उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी चालू हो सकती है।
अब 2014 के बाद अरेस्ट मिनिमाइज या कम हुए हैं पर बंद नहीं हुए। अर्बन की मैं बात करूं, अपने मेट्रोस की बात करूं तो अरेस्ट थोड़े कम हैं। अगर मैं रूरल में जाऊं, रूरल में आज भी तानाशाही चलती है पुलिस की, जैसी केस रजिस्टर होता है वैसे ही अरेस्ट कर लेते हैं, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, उनको पता लोगों नहीं को है। अपने राइट्स ही नहीं मालूम Rights ही नहीं मालूम। कि एज एक्यूज्ड हमारे क्या राइट्स हैं। हालांकि देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, उसमें एक 9 पॉइंट्स की गाइडलाइंस बनाई गई थी अरेस्ट के लिए। कुछ अरेस्ट कम हुए हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर अरेस्ट आज भी 498 में पूरे साल में होते हैं, जिसमें तकरीबन 30 से 40 हज़ार महिलाएं हैं, जिनको जो मदर्स हो गई, सिस्टर्स हो गई, उनका अरेस्ट होता है। जैसे कि आपको सौरभ ने बताया कि स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, बिहार, झारखंड, वहाँ पर कोई फॉलो करता ही नहीं है इन गाइडलाइंस को। दूसरा ये देखा जाता है कि 498A के साथ साथ कुछ ऐसे और हीनियस क्राइम्स के सेक्शंस ऐड कर दिए जाते हैं जिससे अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ जाए। लोगों को हम यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, पहले तो अब आज की डेट में बहुत सारे हेल्प ग्रुप्स आ गए हैं, बहुत सारी NGOs आ गई हैं और बहुत लोगों में अवेयरनेस आ गई है। ज़रूर कनेक्ट करिए किसी के साथ, किसी से शेयर करिए, मदद लीजिए। दूसरा, अगर आपको बुलाया जाता है तो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और अपना पक्ष रखिए। अपने पास जो भी आपके पास कुछ एविडेंसेस हैं, जो भी उस समय अप्रोप्रिएट हैं, वो दिखाइए, अपनी बात रखिए। तो और अपने जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ पर, उनको लिखिए। अपने जो वहाँ पे ACP DCP लेवल के या SSP लेवल के हैं, उनको लिखिए। आपके परिवार की तरफ से उनको आप लिखिए कि भाई मेरा पक्ष भी सुना जाए और मेरे को ऐसे ब्लेटेंटली अरेस्ट ना किया जाए। सर, तो मैं आपसे आगे ये जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत आजकल चर्चा चल रही है कि प्रीनप्स होने चाहिए। प्रीनप से ये फ़ायदा है कि पता है कि किसका क्या है, लेकिन वो आज भी इंडिया में लीगल नहीं है प्रीनप्स। तो क्या प्रीनप्स होने चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। इंडिया में जो है प्रीनप्स वैलिड नहीं है। और सिर्फ जो गोवा है वहाँ पर, क्योंकि पोर्चुगीज सिविल कोड चलता है, वहाँ पर अगर वहाँ के मैरिज हुई है कैथोलिक तो चलता है। अदरवाइज इंडिया में प्रीनप्स मैरिज नहीं है। प्रीनप्स जो है वो वैलिड नहीं है। लेकिन आज समय आगे बढ़ चुका है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो डायनामिक्स चेंज हुए मैरिजेस में, मुझे लगता है कि प्रीनप्स का समय आ गया है। कुछ ना कुछ इस तरह की गाइडलाइंस दोनों पार्टीज़ को, हालांकि इसके अंदर कुछ लीगली बार्ड हैं इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स एक मैरिज में, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगर बनाए जाएं तो कुछ राइट्स को कर्टेल करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार को आने वाले समय में इस पे काम करके कोई ना कोई तरीका निकाल के प्रीनप्स को लीगलाइज करना पड़ेगा, जिससे कि स्पेशली जो बच्चे की कस्टडी है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, वो उसको क्लैरिफाई किया जाए शादी से पहले ही। सर, ये जो एलिमनी डिसाइड होती है, मैंने मतलब सुना है, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ, कि हस्बैंड को अपनी 50% ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ती है अगर ये सब चीज़ें सेटल हो जाएं कोर्ट में। तो ऐसा है क्या? विराट, ये सबसे बड़ा मिथ है जो कि फैलाया जाता है हमारे समाज में। लोगों को यही पता है जिनको कानून के बारे में नहीं पता। हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जहाँ पे प्रॉपर्टी डिवीजन होगा एक मैरिड वुमन को फ्रॉम द हस्बैंड। ये कोई लॉ नहीं है जब तक हस्बैंड जीवित है। देयर इज़ नो सच लॉ। महिला को जो राइट है वो राइट टू रेजिडेंस का है और राइट टू मेंटेनेंस का है। दैट्स इट। प्रॉपर्टी में उसका कोई अधिकार नहीं है। तो ये एक मिथ है जो फैलाई जाती है, जिसकी वजह से जिन लोगों को कानून के बारे में नहीं पता वो लोग इससे और ज़्यादा एक्सटॉर्ट होते हैं। सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस है, मतलब वो हस्बैंड को क्या अपने जो उसकी वाइफ है जिससे वो डाइवोर्स ले रहा है उसके मतलब अपने लॉस को भी देनी पड़ती है? अच्छा, सबसे पहले अभी जैसे आपने जो सवाल पूछा, जो पूछ रहे हैं कि अगर हस्बैंड डिवोर्स ले रहा है, पहली बात अगर मैं आंकड़े की बात करूं, डिवोर्स आर मोर फाइल्ड बाय द वुमेन नॉट बाय मेन। एक आदमी जो है ना हमारे समाज में, वो रिश्ता बचाना चाहता है, ठीक है। तो ये तो आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं ज़्यादातर 100% सही बात। ज़्यादातर हम लोग डिसएग्री करेंगे बिल्कुल करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात 100% श्योर है और ट्रू है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि एक आदमी हमेशा रिश्ता बचाना चाहता है, कभी भी तोड़ना नहीं चाहता। नहीं, उसकी वजह भी है ना। देखिए,
क्योंकि अगर सपोज एक महिला अपना रिश्ता तोड़ना चाहती है तो वो ये कहा जाता है कि वो एक विक्टिम है, ठीक है, और ये कहा जाता है कि वो परेशान थी और यू नो शी वाज एट द रिसीविंग एंड, और उसको बहुत सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम है, समाज भी सपोर्ट करेगा, फैमिली भी सपोर्ट करेगी। अगर एक आदमी कहेगा कि मुझे इस शादी में नहीं रहना, तो ये देखा जाएगा कि ये फैमिली ब्रेकर है। मतलब ये कभी भी नहीं देखा जाएगा कि शायद ये प्रताड़ित हो रहा होगा। ये देखा जाएगा कि भाई ये ऐसा आदमी है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ये एस्केपिस्ट है, इस तरीके से उसको देखा जाएगा और उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो जनरली आदमी अगर परेशान भी होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जैसा भी है ये चलता रहे। हमने बहुत सारे केसेस में देखे हैं कि हमारे पास केसेस आ रखे हैं जहाँ पे वाइफ अडल्ट्री में है, तब भी लोगों को पता होने के बाद भी हस्बैंड्स जो हैं वो चला रहे हैं ये सब चीजें। तो और उसके बाद मैं आना चाहूंगा जो आप बात कर रहे थे मेंटेनेंस की। देखिए मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है हमारे लीगल सिस्टम में, वो उसके कुछ स्पेसिफिक कानून है। एक महिला जो है जो वाइफ है वो या तो हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस ले सकती है, HAMA हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में मेंटेनेंस ले सकती है, CRPC 125 जो कि अब BNSS का 144 है उसमें मेंटेनेंस ले सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजन है मेंटेनेंस का, और स्पेशल मैरिज एक्ट में है प्रोविजन। तो इन सभी में जाके मेंटेनेंस ले सकती है। जनरली जो थंब रूल है, जो कानून ये कहता है कि जब मेंटेनेंस तय की जाएगी तो ये देखा जाएगा कि दोनों जो पार्टीज़ हैं उनके इनकम कितनी है, उनके एसेट्स क्या हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, इन सब चीज़ों को देखकर मेंटेनेंस डिसाइड की जाएगी। और इनफैक्ट जब एलिमनी जो कोर्ट डिसाइड करता है वो भी यही सब चीज़ें देख के कोर्ट, मैरिज की ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें देखकर कोर्ट एलिमनी भी डिसाइड करता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये देखा गया है कि जो महिलाएं खुद भी अर्निंग हैं, सफिशिएंटली कमाती हैं और अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, वो भी कोर्ट्स में जाके कहती हैं कि या तो वो इनकैपेसिटेट कर देती हैं, अपने जॉब छोड़ देंगी कि चलो मेंटेनेंस ही ले लेते हैं, या फिर जॉब करने के बावजूद भी कोर्ट में जाके ये कहेंगे कि जी हमारी तो कोई इनकम नहीं है, और कोशिश ये रहती है कि हस्बैंड की इनकम से उनको किसी तरह से ज़्यादा मेंटेनेंस मिल सके। जहाँ तक ये जो एलिमनी की बात है, एलिमनी वो होती है जो लीगल तरीके से कोर्ट डिसाइड करता है। जो हम ये सुनते हैं कि इतने करोड़ में ये हुआ, ये सब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, ये एलिमनी नहीं होती, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के कोई रूल्स नहीं होते। उसमें ये होता है कि जो पार्टी दबाव में ज़्यादा आ जाती है और अगर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दबाव में डाल के उसके ऊपर केसेस करके, झूठे केसेस करके, या उसकी फैमिलीज को रोपन करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेके, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स का जिस पे जितना शिकंजा आ गया, हाँ, उससे उतना पैसा सेटलमेंट करके। अच्छा, अभी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, नेहा वर्सेस रजनीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि ये गाइडलाइंस बताता है हर मेंटेनेंस के केस में, अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस कोर्ट्स में फाइल होता है हस्बैंड और वाइफ के मैटर में, तो उसके अंदर एक इनकम एफिडेविट है, 9 या 10 पेजेस का एक इनकम एफिडेविट है, जिसके अंदर आपको पूरा ब्यौरा देना होता है। आप कहाँ काम करते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, क्रेडिट कार्ड, विदेश में घूमना फिरना, तो पूरा का पूरा पैटर्न देते हैं। बट हम लोगों ने जैसे बताया, जैसे अमित जी ने बताया, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, कोर्ट्स में कुछ और चलता है। महिला अपना इनकम एफिडेविट देती नहीं है, 10 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ देती है, बाकी नहीं देती है, सब ऐसे ही। बट फिर भी क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर प्रेशर है और लॉ मेकर्स और गवर्नमेंट का ये होता है कि जैसे ही मेंटेनेंस का केस आएगा, फाइनल डिसीजन में तो टाइम लगेगा, तो हमारे कोर्ट्स ने कई तरीके की मेंटेनेंस और भाग में बांट दिया है। जैसे कि सबसे पहले एड इंटरिम, मतलब इंटरिम से पहले एड इंटरिम। जब तक इंटरिम मेंटेनेंस का कोई डिसीजन फाइनल नहीं होगा, आप 50,000 या 1 लाख रुपए दे दो जब तक इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होगी। इंटरिम मेंटेनेंस में क्या होता है, क्योंकि हमने क्या देखा है मेंटेनेंस के केस में, जैसे ही कोई मेंटेनेंस अवार्ड हो जाती है कोर्ट में, महिला कोर्ट आना बंद कर देती है और लड़का डेट्स पे डेट जाता रहता है, क्योंकि उसको पता है जो उसका प्राइम मोटो था, पैसा ऐंठना, वो मिल गया, अब वो कोर्ट नहीं आती। सर ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि एलिमनी डिसाइड होने का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर कोई जॉब ही नहीं कर रहा हस्बैंड, तो उस केस में क्या होता है? अगर कोई जॉब नहीं कर रहा है या उसके पास कोई पैसे नहीं है या वो नहीं है, तो उस पर भी कोई दबाव होता है कि कुछ पैसे देने का? बिल्कुल दबाव होता है। जब हमारे पास कोर्ट्स में ऐसी डिसीजंस आई हुई हैं जहाँ पे कहा गया है कि बेग, बोरो और स्टील
बट पे द मेंटेनेंस, Pay the पे द Pay एलिमनी। the तो ऐसे बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पर हस्बैंड की नौकरी चली गई है केसेस की वजह से, लेकिन उसके ऊपर ये दबाव है कि आप या तो मेंटेनेंस दीजिए या फिर आप जेल जाइए। जेल जाइए। और ये कस्टडी कैसे वो होती है कि अगर किसी के एक बच्चा है, 2 बच्चा है, तो किसको मिलेगी कस्टडी? सो देखिए, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जब भी एक मैट्रिमोनियल बैटल होता है तो जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले होते हैं ना, जो साइलेंटली सफ़र करने वाले होते हैं, वो होते हैं उस शादी से जो बच्चे होते हैं, जी। जिनका गलती कोई नहीं। कसूर नहीं होता, लेकिन वो सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई सफ़र कर रही होती है, उनकी अपब्रिंगिंग सफ़र कर रही होती है। तो जो कानून ये कहता है कि जो बेस्ट जो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देख के डिसाइड किया जाएगा कि बच्चे को कहाँ रहना है। लेकिन 96% केसेस में ये देखा गया है कि जो बच्चा है उसकी कस्टडी मदर को दे दी जाती है। फादर को बच्चे से सिर्फ मिलने के लिए, जो पेरेंटिंग टाइम लेने के लिए कोर्ट्स में अर्जी लगानी पड़ती है और कोर्ट्स के धक्के खाने पड़ते हैं। उनको 6-6 महीने, साल तक सिर्फ उनको 2 घंटा बच्चे को देखने के ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और वो धक्के खाते रहते हैं, बच्चे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फ़ोन पे भी बात नहीं कर पाते। और बच्चे के जो राइट्स हैं कि बच्चे का एक राइट है कि मुझे अपने माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, माँ ठीक है? बाप, ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो बच्चे के राइट्स बिल्कुल हम लोग उनको खत्म हो जाते हैं बच्चे के। और बच्चे की अपब्रिंगिंग पे इस पे बहुत असर पड़ता है। और हमने देखी है स्टडीज जहाँ ये देखा गया कि जो बच्चे ऐसे माहौल में पैदा होते हैं वो बहुत प्रोन होते हैं अपनी डिप्रेशन में चले जाना, या फिर कोई जुवेनाइल क्राइम्स कर लेना, या ड्रग अब्यूज़ में चले जाना। ऐसे बच्चे बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं जो कि ऐसे माहौल में पल रहे हैं जहाँ पे जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनकी कोर्ट कचहरी चल रही है और उनको एक पेरेंट से सडनली एलिनेट कर दिया गया हो। तो होना यही चाहिए हमारे देश में, जैसे दूसरे देशों में होता है कि शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उनको समय मिले और दोनों पेरेंट्स के साथ बच्चा अपना समय बिता पाए। दूसरे देशों में ऐसे ही शेयर्ड पेरेंटिंग या इक्वल पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारे देश में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक है नहीं एज लॉ, और बहुत ज़रूरत है कि शेयर्ड पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट इंडिया में लाए जाएं कि बच्चे को अपने माँ और बाप दोनों का समय मिल सके, प्यार मिल सके। सर ये बताइए कि जैसे जो मैन होता है वो ऐसी कौन सी फोरम में जाए जहाँ पर उसे जस्टिस मिल सके, क्योंकि मुझे लगता है कि नेशनल कमीशन ऑफ मेन अभी है नहीं। जी नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर मेन नहीं है। हमारे देश में नेशनल कमीशन हर चीज़ के लिए बनी हुई है, पर मेन के लिए नहीं बच्चों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, पेट्रोलियम, हर चीज़ के लिए हमारे देश में कमीशन है। मैन एग्जिस्ट नहीं करता क्या? लेकिन हमारे देश में आप देखिए हर 4.5 मिनट में एक आदमी सुसाइड कर रहा है। सड़कों पे आदमी है, शेल्टर होम नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, होमलेस हो रहे हैं। देयर इज़ नो मेंस कमीशन, देयर इज़ नो नेशनल कमीशन फॉर मेन इन इंडिया। हमारी एनजीओज अपने स्तर पे जो कर सकती हैं, जो मदद कर सकती हैं, कर रही हैं। बहुत ज़रूरत है कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमारे देश में हो जहाँ पर एक आदमी जाके अपनी बात रख सके, अपनी कंप्लेंट दायर कर सके, जो कि गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके। इस तरह की एक स्टैट्यूटरी बॉडी की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा मेंस नेशनल कमीशन ऑफ मेंस होगा, मतलब बहुत जल्दी? देखिए जिस तरीके से हमारा जो ये सोशल फैब्रिक चल रहा है बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी बात ये भी देखनी पड़ेगी कि जब भी हम नेशनल कमीशन ऑफ मेन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस पर मतलब अपोजिशन आ जाता है जो फेमिनिस्ट साइड से कि क्यों ज़रूरी है। लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर हमारी सोसाइटी को सभी सिटीजन्स को लेके चलना है, अगर हम ये देख रहे हैं कि जब एक सुसाइड होता है तो उसके पीछे पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सभी को एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे वो जाके अपनी बात रख सके। इसमें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मांग रहे हम लोग, ये आज की ज़रूरत है। सर जो मेंस राइट है, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जो इवॉल्व होगा वो कितने टाइम में हो जाएगा? आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आज नहीं है, बट स्टिल। देखिए विराट, अगर मैं बात करूं कि मेंस राइट मूवमेंट की, जैसे अमित जी ने बताया 2005 से पहले ये मूवमेंट चलती आ रही है। ऐसा 20 साल हो गए हैं, 20 साल हमें हो गए हैं। मैं ये तो नहीं और बोलूंगा, आज भी आप मतलब आज भी देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आई थिंक डाइवोर्स के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए मेंस राइट्स मूवमेंट 20 साल हुए हैं, लेकिन 20 साल में कुछ उपलब्धियां भी हुई हैं। कुछ ऐसे कानून आ रहे थे जहां पर
अगर डिवोर्स होगा तो 50% प्रॉपर्टी मिनिमम वाइफ को चली जाएगी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेबल प्रॉपर्टी, उस कानून को ना लाया जाए, इसके लिए हमने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। ये जिस तरीके से आज अरेस्टिंग कम हो गई है, जो पावर ऑफ अरेस्ट को मिसयूज किया जाता था, वो उसमें हम लोगों का काफी योगदान है। एक मैरिटल रेप का कानून लाया जा रहा था, जिसमें कि पत्नी जो है सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देगी कि मेरे पति ने मेरा रेप किया, या फिर उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वो भी इन्वॉल्व थे, तो वो अरेस्ट हो जाएंगे। इस कानून को बहुत ही एक तरफा तरीके से लाने की कोशिश की जा रही थी। हम लोगों ने हाई कोर्ट में जाके उसमें इंटरवेंशन लगाया, उस पर अभी वो कानून नहीं आया है। बहुत सारी उपलब्धियां भी रही हैं, बहुत लाखों लोगों को हमने सुसाइड से बचाया होगा, लाखों परिवारों को हमने डिप्रेशन में जाने से, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से बचाया होगा। बहुत सारी चीज़ें करी हैं विद आवर लिमिटेड कैपेसिटी। लेकिन मेंस राइट्स मूवमेंट एक बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी जर्नी है, जो कि बहुत दूर तक लेके जानी है। लेकिन आज लोग समझ रहे हैं, स्पेशली जैसे अतुल सुभाष का केस हुआ, सौरभ का केस हुआ मेरठ का, उसके बाद मानव शर्मा का केस हुआ, पुनीत खुराना का केस हुआ। ये मेन स्ट्रीम में जब आए हैं तो हमारे पास हजारों लोगों के कॉल्स आए हैं जो कि कह रहे हैं जी आप जो आप कर रहे थे 20 साल से, आज हमें समझ में आया कि आप ये क्यों कर रहे थे, आप किस लिए कर रहे थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट हम मेंस राइट्स की जब बात कर रहे हैं तो हम कोई प्रिविलेज की बात नहीं कर रहे, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ट्रू सेंस में इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बराबर समाज में बराबर अधिकार हो और बराबर कानून हो और बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो। तो जो मेंस राइट्स की बात करते हैं वो एक्चुअली इक्वालिटी की बात करते हैं। मेंस राइट को लेके कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस भी हैं जी, वो थोड़ा सा अगर आप एड्रेस कर पाए। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो बनाया गया है एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से कि मेंस राइट्स जो हैं, जो मेंस राइट्स एक्टिविस्ट हैं वो मिसोजिनिस्ट हैं, या मेंस राइट्स मूवमेंट जो है वो एंटी वुमन है, महिला विरोधी, हाँ महिला विरोधी है। इस तरह से एक तरह की लेबलिंग थ्योरी है कि इनको लेबल कर दो कि ये एंटी वुमन है, कि इनकी एक्सेप्टेंस ना हो समाज में, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि हम मांग क्या कर रहे हैं, हम मांग ये कर रहे हैं कानून बराबर, ठीक है, कि हम ये मांग कर रहे हैं कानून का जो भी दुरुपयोग करे उसको सजा हो। हम ये मांग कर रहे हैं कि शेयर्ड पेरेंटिंग हो, बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। हम ये मांग कर रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म हो नेशनल कमीशन फॉर मेन। इसमें ऐसा क्या है जो एंटी वुमन है, इसमें ऐसा क्या है जो महिला विरोधी है, इसमें ऐसा क्या है जो किसी के राइट्स को ले रहा हो। तो बेसिकली एक लेबलिंग थ्योरी के तरीके से एक लेबल कर दिया जा रहा है मेंस राइट्स मूवमेंट को कि इसके एक्सेप्टेंस ना हो और लोग इसको सीरियसली ना लें। लेकिन वो समय भी मेरे ख्याल से चला गया है, लोग इसको समझ रहे हैं कि जो हम डिमांड कर रहे हैं, जिस चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही बैलेंस्ड समाज की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। सर, गवर्नमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए अब? मतलब मेंस राइट इतना आगे बढ़ चुका है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए विराट, सबसे इम्पोर्टेंट रोल समाज से, गवर्नमेंट से पहले समाज का है। जो भी कोई प्रॉब्लम आती है, जो एवोल्यूशन ऑफ लॉ है, जो लॉज बनते हैं, वो समाज के अंदर जो कुकृति होती है या समाज का जो डिमांड होता है उसके लिए लॉज बनते हैं। और लॉ हमारा बनाने वाला क्या है? हमारा गवर्नमेंट, हमारे एमपीज। तो अभी अगर देखा जाए तो पुरुषों का जो सुसाइड रेट है, जो कि एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है इंडिपेंडेंस से हमारे देश में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, डेटा कलेक्शन हो कि क्या कारण है, क्यों ऐसे सुसाइड हो रहे हैं और क्या ऐसे कारण हैं जो लॉस का मिसयूज़ हो रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा लॉस का, और क्या ऐसे वजह है कि एडल्ट्री लॉ को हटाते ही हस्बैंड्स का मर्डर होने लग गया। क्योंकि जब से एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया है, IPC 497 में होता था, उसके अंदर 10 साल की सज़ा मिलती थी। अब तो देखा गया है धड़ल्ले से, जैसे महिलावाद है और जो विमेन फेमिनिस्ट हैं, वो ये कहती है माई बॉडी माई चॉइस, ठीक है, आई कैन हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, आई कैन हैव नंबर ऑफ पीपल, आई कैन स्लीप विद नंबर। तो इसको ना बहुत प्राउडली बॉलीवुड भी बता रहा है। तो समाज को इन सब चीज़ों को मतलब आपको इसकी निंदा करनी चाहिए, ना कि इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी मतलब इतना घिनौना लगता है मेरे को, जो महिलाओं को, जो यंग बच्चियां हैं, जो यंग वुमेन है, उनको ये कहा जाता है कि तुमको महिलाओं को बचपन से ही या एजेस से ऑप्रेस किया जा रहा है। ये बहुत ही घिनौनी चीज़ है। उनके माइंड में वो टॉक्सिसिटी आदमियों के प्रति डाली जा रही है। तो वो चीज़ गलत है, आपको उधर ही स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। और रही बात
अब मैं वापस आऊँगा हमारे कानून के ऊपर, जो लॉ मेकर्स हैं, कानून, तो ऐसी एजेंसी बनाएं जो कि पुरुषों की प्रॉब्लम को समझे। हमारे देश में पुरुषों की बात ही कोई नहीं करना चाहता, बच्चों की बात नहीं करना चाहता। अगर मैं बात करूं, सड़कों पे मरने वाले पुरुष सबसे ज़्यादा, आपके शेल्टर होमलेस जो लोग हैं वो है आदमी, सरहद पे जो मरने वाले जो लोग हैं वो है आदमी, जो आदमी सुसाइड कर रहा है वो है आदमी। आदमी के लिए बजट नहीं है, आदमी के लिए कुछ नहीं है, तो फिर क्यों ना हम पुरुष आयोग की डिमांड करें, जो कि हमारे लॉ मेकर्स ही कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम है और जो समस्याएं हैं, क्योंकि पुरुष को पता ही नहीं है उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको बताना ही नहीं आता अपनी प्रॉब्लम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो समझे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक ऐसी संस्था बिठा दे गवर्नमेंट और वहाँ पे महिला बिठा दे, भाई जिसको जो कहते हैं महिला आयोग के अंदर महिलाएं ज़्यादा होती हैं, वो इसलिए है पुरुषों की प्रॉब्लम समझने के लिए पुरुष ही ज़रूरी है। तो इसलिए दरख्वास्त यही है, एक लड़के को एक लड़का ज़्यादा समझ सकता है। आप ये देखिए ना, सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन भी नहीं है जो डेडिकेटेड हो इन मुद्दों को लेकर। तो सरकार को अब ये देखना पड़ेगा। आज हमारे देश में बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार है, ठीक है, पार्लियामेंट में, और अगर उनकी विल हो तो वो कानून बना देते हैं, ठीक है। अगर वो चाहें उनके ऊपर ये दबाव ना हो, किसी दबाव में ना आए, तो एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन करना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और ये आयोग यही करेगा, हेल्पलाइंस रन करेगा, ये आयोग जो है काउंसलिंग करेगा, ये आयोग पॉलिसी मेकिंग में सपोर्ट करेगा, ये आयोग जो है इस बहुत सारे जो शोध के जो काम हैं, जो रिसर्चेस हैं, उसको आगे बढ़ाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव तरीके से काम कर सकता है अगर ये आयोग का गठन सरकार करे तो। और दूसरा ज़रूरी ये भी है कि अब हम दूसरे देशों से इतना कुछ सीख रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सीख रहे कि वहाँ के कानून जेंडर न्यूट्रल हैं। हम क्यों नहीं सीख रहे कि वहाँ पर इतना आसान नहीं है झूठा केस फाइल करना। दूसरे देशों में हम देखें, अगर हम यूके के कानून देखें, यूएस के कानून देखें, वहाँ पे बहुत रेपरकशंस होती हैं अगर कोई कोर्ट में जाके झूठी गवाही दे। डरते हैं लोग, यहाँ पे कोई डरता ही नहीं है, यहाँ पे कोई रेपरकशंस नहीं है। बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम महिलाओं के मुद्दे, पुरुषों के मुद्दों के लिए सेंसिटिव हैं, हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा पुरुषों के मुद्दों पे भी। जैसे हम महिलाओं और बच्चों के मुद्दों पे सेंसिटिव हैं, पुरुषों के मुद्दों पे भी हमें उतनी ही सेंसिटिविटी से, अगर हम कोई मेल विक्टिम को देखते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम है, या फिर रिलेशनशिप में उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका मजाक न उड़ाएं, उसको सुने, उसकी बात सुने और उसको सही दिशा दिखाएं, या फिर कोई हेल्पलाइन अगर आपको पता है तो आप उसको कनेक्ट कराएं। तो बेसिकली क्या है कि हमें एक तो ब्रदरहुड और सपोर्ट की तरफ बढ़ना होगा, और इन सभी मुद्दों को सेंसिटिविटली हमें समाज को एक ऐसा माहौल, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे एक आदमी भी आके अपनी बात रख सके। और विराट, बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर जो मिथ है कि आदमी ही हिंसा करता है। कहते हैं कि हर महिला बेचारी नहीं है और हर पुरुष दुराचारी नहीं है। तो ये जो नोशन है और ये जो मिथ है ना, ये निकालना पड़ेगा समाज के अंदर से। आदमी को भी पीड़ा होती है, आदमी को भी दर्द होता है। बिल्कुल होता है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं मेन वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में एक बात कहना चाहूँगा जो मुझे पता है, कि आप लोग बिना किसी से कोई पैसा लिए ये काम कर रहे हैं। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग अ सिंगल मनी फ्रॉम एनीबडी। बिल्कुल। तो मतलब दिक्कतें नहीं आती, प्रॉब्लम्स नहीं आती? दिक्कतें आती हैं और उसके बावजूद क्रिटिसिज्म भी आता है, बहुत ज्यादा आता होगा। ठीक है, कि आप आज के मटेरियलिस्टिक जमाने में मतलब आज तक आपने किसी से, यू हैव ओनली आस्क्ड कि यू शुड कम एंड गिव योर टाइम एंड यू शुड सपोर्ट दिस मूवमेंट। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव आस्क्ड। बिल्कुल। देखिए, जब ऐसे समय में आदमी को हर कोई निचोड़ने के लिए तैयार होता है, चाहे वो उसके फॉल्स रेप केसेस हों, चाहे फॉल्स मैट्रिमोनियल इश्यूज हों, मौका मिलना चाहिए। हाँ, पूरे सिस्टम जो है ना, पूरा जो इकोसिस्टम है, वो तैयार बैठा है कि इनसे पैसा निचोड़ लिया जाए। चाहे वो सेटलमेंट के तरीके से, चाहे वो कोर्ट्स में चले जाएं, पुलिस स्टेशन में चले जाएं, लॉयर्स के पास चले जाएं, एवरीबडी इज रेडी कि इससे कितना पैसा निकाला। हम चाहते हैं हमारे पास लोग आए तो उनको लगे कि हम अपने परिवार में आए हैं, ठीक है, हम अपने भाइयों के बीच में बैठे हैं, उनको लगे कि कोई हमारे को जज नहीं कर रहा और हमारे बारे में वैसे ही सोच रहा है जैसे हम अपने बारे में सोचते हैं। तो वो हमारे पास बिना किसी डर के, बिना किसी हम किसी प्रेजुडिस से उसको नहीं देखते। और हमारे पास जब लोग आते हैं, अमीर हो गरीब हो,
चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई बड़े कॉर्पोरेट में काम करने वाला या कोई बड़ा बिजनेस टाइकून हो, हम सबकी मदद करते हैं और किसी से 1 रुपया चार्ज नहीं करते। हाँ, हमारी एनजीओ एक वॉलंटियर एनजीओ है जहाँ पर हम लोगों के जो स्किल्स हैं, कभी कभी लोग हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में हेल्प कर देते हैं, कोई वेबसाइट्स में हेल्प कर देते हैं, कोई ऐप बनाने में हेल्प कर देते हैं, अपने अपने स्किल्स लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जो जिसको आता है, जो जिसको आता है। और इसी तरीके से ये इतने सालों से ये NGO कारवां चल रहा चलता आ रहा है। और बहुत से लोग हैं जो यही काम पैसा लेके भी करते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आदमी से कोई पैसा ना मांगे और उसकी सेल्फलेसली मदद करने के लिए तैयार हो। सर, एक मैसेज जो आप मेंस राइट पे देना चाहें। मेंस राइट्स पे मैं यही कहना चाहूँगा कि और वो कैसे आपसे अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो जुड़ पाए। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई भी आदमी अगर किसी भी अवसाद में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, या वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, या कुछ एंटिसिपेट कर रहा है कि कोई झूठा केस हो जाएगा, या फिर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो बेझिझक हमारी आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 8882498498। इसमें अलग अलग एक्सटेंशन है, अपनी लोकेशन के हिसाब से आप कॉल करिए। उसके अलावा हमारी वीकली सपोर्ट ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, अगेन फ्री वीकली मीटिंग्स होती हैं अपने शहरों में, जहाँ पे भी आप हैं उसके आसपास आप जाके मिलिए, लोगों से बात करिए, अपने कागजात दिखाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, एडवाइस लीजिए। और कोई भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप, कोई सेल्फ हार्म या कोई भी ऐसा सुसाइड के बारे में मैं कहूँगा आपने सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई एक इंसिडेंट हो गया है जो अनफोर्सीन है या आपने कभी सोचा नहीं था, योर लाइफ इज़ नॉट अबाउट दैट वन इंसिडेंट। आप अपनी लाइफ को सिर्फ एक इंसिडेंट या एक फेलियर के हिसाब से जज ना करें। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, बहुत कुछ आपको करना है, आप हमारे साथ कनेक्ट करिए, आपकी हम पूरी मदद करेंगे। दूसरा, अगर आपको कोई और व्यक्ति, कोई और आदमी ऐसा दिखता है जो किसी परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, उसको कंधा दीजिए, उसको सुनिए, उसका मजाक मत उड़ाइए, उसको सेंसिटिविटी से उसके इशू को समझिए और उसको भी कनेक्ट कराइए इस तरह की किसी संस्था से। ये कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग कर सकते हैं। जब सोशल मीडिया में या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे बात होती है इन मुद्दों पे, तो आप बहुत ही बैलेंस तरीके से बेझिझक आप बाहर निकल के बोलिए कि हमें जेंडर न्यूट्रल कानूनों की ज़रूरत है कि आदमियों के सुसाइड को कम किया जाए, ज़रूरत है कि कानून के दुरुपयोग को इस देश में रोका जाए। अगर आप ये बात करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से आप अपने समाज में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा विराट, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जिसमें आपने पूछा था कि तो इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है विराट, जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर पुरुष को कोई प्रॉब्लम भी होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करें, अपने परिवार में बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, आप उसको बताएं। जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ अपने अंदर घुटे मत, क्योंकि देखा गया है जब कोई प्रॉब्लम आती है पुरुष के ऊपर और वो बहुत पर्सनल होती है, बहुत निजी होती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो या मियाँ बीवी का रिश्ता हो या फिर ऑफिस में कोई रिश्ता हो, तो वो ना अपने अंदर चीज़ें रखता है। ठीक बात। तो आप प्लीज़ वोकल रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बताओ और किसी ना किसी को ज़रूर बता के रखें। सर, आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं और मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसका आज नहीं तो कल ज़रूर इफेक्ट दिखेगा, मेंस राइट मूवमेंट में दिखेगा और हमारे देश में दिखेगा और देश को सुधार मिलेगा। अमित जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए। सौरभ जी, थैंक यू सो मच, और आपने हमें इतना टाइम दिया और मेंस राइट पे इतनी बात करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कुछ भी शो। और अगर हमारे इस पॉडकास्ट से आपको कोई भी वैल्यू ऐड मिली है या आपको हमारा पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा द कुछ भी शो।